हेलो एवरीवन। अगर इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट आपको मुश्किल लगता है तो आज की क्लास के बाद यह आपको सबसे आसान टॉपिक लगेगा, क्योंकि आज हम थ्योरी नहीं करने वाले हैं बल्कि पीवाईक्यू से करेंगे। हर कॉन्सेप्ट को सीखेंगे और एक एक क्वेश्चन के साथ जो भी उसके रूल है, कॉन्सेप्ट है, एग्ज़ाम ट्रिक है, उनको भी समझेंगे। अगर आज की क्लास के आपको नोट्स और पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में अभी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। क्लास की पीडीएफ और सभी अपडेट आपको मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आज हम जो लैटिन मैगज़ीन करने वाले हैं वो किसी न किसी एग्ज़ाम में ज़रूर आई हुई है। उनके चारों ऑप्शंस सारे डील करेंगे आज की क्लास में। तो पहली है वोल्टास, टेस्टोरियस एस्ट, एम्ब्यूलेटरी, उस्क्वे एड, एक्सट्रीमम विटाए एक्सिटस। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है वशियत मृत्यु तक ही परिवर्तनशील रहती है। टेस्ट टेस्टा से हमें याद आता है कि इसको क्या बोलते हैं, विल कहते हैं। हम डेफिनेशन में भी पढ़ते हैं। तो विल से याद रहेगा टिल। तो विल कब तक बदल सकते हैं? टिल डेथ तक। यानी किसी व्यक्ति की जब तक डेथ नहीं होती है तब तक वो अपनी विल में कितना भी मॉडिफाई कर सकता है, उसके बाद में वो कोई मॉडिफाई नहीं कर सकता। तो इसलिए हमें याद रखना है वॉलेंट्री, वॉलेंटास बना है वॉलेंट्री से यानी स्वेच्छा, और टेस्टा से विल। तो इससे हमें याद रखना है विल से टिल। तो ये ऑप्शन में देखते ही क्लिक हो जाएगा। थोड़ी सी टफ है ये दो, उसके बाद इजी है। इसके कुछ क्वेश्चंस भी हम लास्ट में कर लेंगे। दूसरा है सेसांटे, रेशियाने, लेगिस, सेसाट, इप्सा, लेक्स। आपको याद होगा हम इप्सा तो पढ़ते हैं, इप्सा लोक्यूटर। ये इंडियन एविडेंस एक्ट और बीएसए में हम पढ़ते हैं। मतलब क्या है इसका कि जब कानून का कारण समाप्त हो जाता है तो कानून भी समाप्त हो जाता है। कैसे याद रखेंगे? रीज़न गोन लॉ गोन। अगर कानून बनाने का उद्देश्य ही ख़त्म हो गया है तो वो लॉ भी, उसका भी कोई वैल्यू नहीं होगी। यानी जैसे कोविड में रिस्ट्रिक्शन लगाए थे वो उस टाइम तक वैलिड थे। अब कोविड हटने के बाद वो रिस्ट्रिक्शन भी अपने आप क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे। तो लेगिस का मतलब क्या होता है? लो। ऐसे हमें इसको सी का मतलब याद रखेंगे हम, सीज हो जाना। तो लो कब सीज हो जाता है या ख़त्म हो जाता है? जब उसका रीज़न, आर से याद रखेंगे हम रीज़न। तो अगर रीज़न ख़त्म हो गया तो उस लो का जो मकसद है वो भी ख़त्म हो जाएगा। फिर है नेमो जुडेक्स। नेमो जुडेक्स क्या है कि नेचुरल जस्टिस की थ्योरी 3 लैटिन मैक्सिम पे काम करती है, उसमें से एक है नेमो जुडेक्स। नेमो जुडेक्स यानी कोई भी व्यक्ति अपने ही मामले में जज नहीं हो सकता। तो एन यानी नो, जुडेक्स यानी जज। ये इनका लिटरल मीनिंग नहीं है, सिर्फ याद करने के पर्पज से है। नो मी जज, तो नो सेल्फ जज, यानी मैं अपना जज नहीं बन सकता, यानी मैं अपना केस कैसे सुन सकता हूँ। नेचुरल जस्टिस का दूसरे सिद्धांत है ओडी ऑल्टम पार्टम, यानी दूसरे पक्ष की भी सुनो। याद कैसे रखेंगे हम? ओडी से हम याद रखेंगे ऑडियो। ऑडियो का मतलब होता है सुनना। तो इससे हमें याद आ जाएगा कि दूसरी पार्टी को भी हमें पहले सुनना है और उसके बाद डिसीजन देना है। ऐसे हमें डिसीजन नहीं देना है। इस क्लास में आगे क्वेश्चंस भी आएंगे। फिर दूसरा है एक्सप्रेसो यूनिस एस्ट एक्सक्लूसिव अल्ट्रस, यानी एक चीज़ का अगर उल्लेख कर दिया है तो दूसरी चीज़ का अपने यहाँ ही अपवर्जन माना जाएगा। एक्सप्रेस, आप हम दो शब्द पढ़ते हैं, है ना? एक्सप्रेस, एक्सप्रेस पढ़ते हैं और एक पढ़ते हैं इम्प्लाइड। एक्सप्रेस यानी स्पेशली किसी एक्ट में साफ साफ बता दिया है कि आपको ये नहीं करना है। इम्प्लाइड यानी आपको थोड़ा सा घुमा के बता दिया लेकिन समझ में ये आ रहा है कि वो नहीं करना। तो कैसे याद रहेगा? एक्सप्रेस वन एक्सक्लूड अदर, यानी जिसका नाम लिया जाए वो तो अंदर है और उसके अलावा बाकी बाहर है। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन हम देखेंगे, अगर लॉ ये कहता है कि कार एंड बाइक अलाउड, तो ये उसने लॉ ने एक्सप्रेस प्रोविज़न दे दिया कह के। तो इसका मतलब ये है कि अब इसमें कार और बाइक के अलावा अगर कोई भी व्हीकल है तो वो इंक्लूड नहीं है। तो जितना कहा है उतना तो इंक्लूड होगा और जो नहीं कहा है वो अपने आप ही एक्सक्लूड माना जाएगा। तो याद कैसे रखना है? एक चीज़ का स्पष्ट उल्लेख दूसरी चीज़ के अपवर्जन का संकेत देता है। डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स सबसे इजी है, ये हम कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 13 के 1 में पढ़ते हैं। प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ कभी भी मरते नहीं हैं। फंडामेंटल राइट से टकराने पर एक बार के लिए वो एक्लिप्स हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है जो पहले से बना हुआ है और अब एक नया लॉ आ गया,
तो अब नया लो आने से जो पुराना वाला लो है वो उसके पीछे छिप जाएगा। पूरी तरीके से ना तो विधायिका ने उसको रिपील किया है, ना ही उसको ओमिट किया है। जैसे ही उस नए लो को का प्रभाव खत्म हो जाएगा तो वो अपने आप ही सामने आ जाएगा। जैसे लो रिमेन ओनली इफेक्ट इज सस्पेंड, कभी ख़त्म नहीं होता है पुराने वाला। तो एक्लिप्स से हमें याद रह जाएगा। ये तो क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है। इनके क्वेश्चंस हम करेंगे आगे। एक क्वेश्चन ये था कि इंटरनल एड में क्या शामिल नहीं है, तो बहुत सारे ऑप्शन दे रखे थे जिसमें साइड नोट भी दे रखा था। तो हमें याद रखना है कि बुक में जो साइड में नोट दिए हुए होते हैं वो इंटरनल एड में इंक्लूड नहीं होते हैं, साइड में, इनसाइड में नहीं है, ऐसे हमें याद रखना है। मेन जो मैटर है वो तो इनसाइड होता है और साइड के जो नोट है वो हमेशा साइड में होता है, इसीलिए इंटरनल एड नहीं है। फिर ये शैल, मे, मस्ट, कुड, लॉ में सबसे ज़्यादा शैल और मे ही काम आता है। शैल तो मैंडेटरी होता है और मे डिस्क्रिशनरी। तो शैल का मतलब क्या होता है? मैंडेटरी कार्य करना। मे दिया होता है उसका डिस्क्रिशनरी। मस्ट यानी करना ही पड़ेगा, और शुड सजेशन का होता है। लो का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या होता है? उसका एसेंस, उसका सार, कि आखिर ये लो कहना क्या चाहता है। ना तो उसका कवर, ना ही उसका कलर। क्या याद रखना है हमें? हमें याद रखना है उसका एसेंस। तो लो की वैल्यू उसके एसेंस में है, बाकी जो भी चीज़ें हैं वो सब क्या है? बाहरी है। देखिए अब तक हमने जो किए वो इस तरीके से आए हुए थे। जैसे पहला हमने किया था वोलंटास, टेस्टोरीज, एस्ट, एम्ब्यूलेटरी, उस्कवे, एड, एक्सट्रीमम, विटाए, एक्सिटस, ये हमने किया था। तो इसमें क्या था ऑप्शन? ये इतने सारे ऑप्शन थे। वशीयतकर्ता की वशीयत मृत्यु तक परिवर्तनशील होती है। वशीयतकर्ता की वशीयत उसकी वार्षिक आय से पूरी तरह से पूरा किया जा सकता है। वशीयतकर्ता की वशीयत जीवन के अंतिम क्षण में रद्द नहीं की जा सकती। जब दो वशीयत विरोधी वशीयतें पाई जाती है तो अंतिम वशीयत मान्य होती है। तो आंसर क्या होगा? वशीयतकर्ता की मृत्यु, वशीयत मृत्यु तक परिवर्तन होती है। इस इनके इंग्लिश में भी आगे दिए हुए हैं आंसर। तो ये इस तरीके से था। दूसरी हमने लैटिन मैगजिम पढ़ी थी, सेसांटे, रेशियानो लेजिस, सेसाट, इप्सा लेक्स, नीमो जुडेक्स, इन प्रोपिया कोजा। यानी कि अगर रीज़न ख़त्म हो गया तो वो लो भी क्या माना जाएगा? ख़त्म माना जाएगा। यानी जब कारण समाप्त हो जाता है तो कानून भी समाप्ति माना जाता है। फिर ये था कि नेचुरल जस्टिस का सिद्धांत कौन सा नहीं है। तो कौन सा नहीं है? नेमो जुडेक्स हमने पढ़ा, नेचुरल जस्टिस का सिद्धांत है। ओडी अल्ट्रम पाल्ट्रम भी है, दोनों पक्षों को सुनो। ये इग्नोरेंसिया जूडिस नॉन एक्जुसेस्ट, ये नहीं है। ये हम और कहाँ पढ़ते हैं? ये हम बीएनएस के सेक्शन 14 और 17 में पढ़ते हैं। यानी विधि के भूल क्षम्य नहीं है। आप ये एक्सक्यूज़ नहीं ले सकते कि मुझे इस लॉ के बारे में पता ही नहीं था, तो इसीलिए ये नहीं है नेचुरल जस्टिस में। बाकी दोनों ऊपर वाली नेचुरल जस्टिस की थ्योरी है। फिर डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स हमने पढ़ा था, ये 13 के 1 में आता है। फिर क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन सा विधान का आंतरिक सहयोग या इंटरनल ऐड नहीं है? शीर्षक, अनुसूची, प्रस्तावना और पार्श्व टिप्पणी यानी साइड जो नोट होते हैं वो, शीर्षक यानी हेडिंग के बाद शेड्यूल, और जो प्रियम्बल है, ये सब तो इंटरनल ऐड में आ जाएंगे, है ना। एक तो होता है इंटरनल ऐड यानी आंतरिक सहायता, एक होता है बाह्य। बाह्य जैसे मतलब डिक्शनरी हो गया या बुक्स हो गया, तो उनको आउटर सोर्स बोलेंगे। बताइए निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसमें वो शैल मे वाला क्वेश्चन है। करना होगा, मस्ट शब्द का प्रयोग विवेक की शक्ति देता है, विवेक नहीं है। ये मैंडेटरी प्रोविज़न है। मे का प्रयोग आज्ञात्मक बनाता है, मैंडेटरी का नहीं है। डिस्क्रिशनरी है मे। शुड का प्रावधान निर्देशात्मक है। करेगा का प्रयोग आज्ञापक है। हाँ, शैल और मे सबसे इंपॉर्टेंट है। शैल में क्या होता है? करना ही होगा, मैंडेटरी प्रोविज़न है। और मे में क्या है? डिस्क्रिशनरी यानी कर सकता है, मैंडेटरी प्रोविज़न नहीं है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पब्लिक पॉलिसी इज एन अनरूली हॉर्स एंड टू राइड ऑन इट इज़ डेंजरस। क्या है? कि लोक नीति एक अनियंत्रित घोड़ा है जिसे नियंत्रित करना बहुत खतरनाक है, उसकी सवारी करना खतरनाक है। ये किसने कहा था? स्टेटमेंट्स है, ये एक बरोहा ने बोला था।
कॉन्सेप्ट क्या है इसका कि पब्लिक पॉलिसी का दायरा बहुत बड़ा होता है और अनिश्चित होता है, इसलिए न्यायालय इसको लागू करने के लिए सावधानी बरतता है। याद कैसे रखना है, इम्पोर्टेंट ये है, ये लिटरल मीनिंग बिल्कुल नहीं है, सिर्फ याद करने के लिए छोटी सी ट्रिक है। बुरो और हॉर्स, बुरो यानी हम गधा याद रख सकते हैं, हॉर्स यानी घोड़ो। तो याद कैसे रखेंगे, बुरो हो का घोड़ा, पब्लिक पॉलिसी। तो यानी जहाँ भी पब्लिक पॉलिसी से रिलेटेड स्टेटमेंट आ जाता है हमें बुरो याद रखना है। दूसरा है इन विच केस इट वॉज हेल्ड दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ए क्वासी फेडरल। ये तो एग्ज़ाम फेवरेट क्वेश्चन है कि कौन से केस में कॉन्स्टिट्यूशन को क्वासी फेडरल कहा गया। तो किस में कहा गया था, स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस देविंदर सिंह में कहा गया था। भारत ना तो संघीय ना एकात्मक है, हमें पता है। तो याद कैसे रखेंगे, हमें याद कैसे रखना है ये देखते हैं। देविंदर सिंह है ना, पूरा क्या था, देविंदर सिंह ब्रीवेज लिमिटेड। ब्रीवेज क्या होता है, जो पीने वाली चीज़ें होते हैं उनको कहते हैं। ब्रीवेज से बियर बनती है, बियर में मिक्स होता है हमेशा, सिंगल किसी कंटेन की नहीं मिलती। इसीलिए वैसे ही भारत है फेडरल और यूनिटरी का मिक्स कॉम्बो है, यानी क्वासी फेडरल है। ऐसे हम बेवरेज से याद रखेंगे बियर, और बियर से हमें याद आएगा क्वासी फेडरल। फिर एक कॉन्टम्पेरेनिया एक्सपोइटो मीन्स क्या है, निर्णयानुसार का सिद्धांत किसे कहते हैं, यानी पूर्व निर्माण का सिद्धांत। कानून बनते समय जो अर्थ समझा गया था वही अर्थ महत्वपूर्ण माना जाएगा, उसी समय की व्याख्या की जाएगी, ना कि अब के कॉन्टेक्स्ट में की जाएगी। कॉन्टम्परेरी याद रखना है हमें, कॉन्टेम्परेरी का मतलब क्या था, उसी समय, सेम टाइम, इंटरप्रिटेशन के टाइम जो अर्थ लिया गया था वही समझा जाएगा। अगेन स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, द आर्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन इज द आर्ट ऑफ डिस्कवरिंग पर्पस दिस हैज़ बिन सेड बाय। निर्वचन का कार्य एक उद्देश्य को दर्शाने की कला है, ये किसने कहा था, एलन ने। अब याद कैसे रखना है एलन ने, कॉन्सेप्ट तो इसका ये है कि निर्वचन का उद्देश्य विधानमंडल की मंशा को जानना है, कि उस विधि को बनाने का उद्देश्य क्या था विधायिका का। एलन का मतलब एम, एलन से याद रखेंगे हम एम, एम यानी दोनों की ए से स्टार्ट होता है मीनिंग। तो एलन मतलब एम यानी पर्पस, विधायिका का आशय क्या था। फिर अल्ट्रा वायरस मीन, अल्ट्रा वायरस का अर्थ क्या होता है, बियॉन्ड अथॉरिटी यानी अधिकारिता से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वैसे ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आए हुए हैं एग्जाम में। बियॉन्ड अथॉरिटी यानी अधिकारिता से बाहर किया गया कार्य। अल्ट्रा यानी परे या बाहर, वायरस यानी शक्तियाँ। तो जब कोई कार्य अधिकार सीमा से बाहर किया जाता है तो उसको बोला जाता है अल्ट्रा वायरस। याद कैसे रखेंगे, अल्ट्रा यानी ऊपर या बाहर, वायरस यानी पावर। तो ऐसे याद आ जाएगा हम कि शक्तियों से बाहर अगर कोई काम किया गया तो उसको कहते हैं अल्ट्रा वायरस। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे, पहले हम इसके कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, ट्रिक देख लेते हैं। क्वेश्चन ये आता है कि न्यायाधीश का दोहरा कार्य क्या होता है, यानी डबल, उसका क्या काम है। तो दो चीज़ें देखनी होती है, विधायिका ने क्या तो कहा और वास्तव में उसका अर्थ क्या है। तो जजेस के इंपॉर्टेंट काम, न्यायाधीश का ये कार्य होता है क्या और वास्तव में क्या अर्थ है, ठीक है। और इस थ्योरी को कहते हैं कीटन की थ्योरी, कीटन थ्योरी। तो कैसे, के कीटन से यानी के याद रखें, क्या तो कहा और क्या उसका मतलब है। तो उसका मतलब क्या हो गया, कीटन। डबल ई है इसलिए दो के है, क्या कहा और क्या मतलब। फिर एक गोल्डन रूल, यदि शाब्दिक अर्थ से एब्सोल्यूटी परिणाम निकले तो अर्थ बदल सकते हैं पर कानून नहीं। यानी जो विधायिका कह रही है उससे कोई बेतुका परिणाम ही निकल रहा है तो हमें किसको लेना है, उस शब्द को नहीं, जो वास्तव में विधायिका की मंशा थी उसको लेना है। इसे कहते हैं गोल्डन रूल। गलती सुधारो। फिर है विधायिका की मंशा, लेजिस्लेटिव इंटेंट। अगर कोई प्रावधान ऐसे हैं जिसके 2 से 3 अर्थ निकल रहे हैं तो विधायिका की मंशा देखनी चाहिए कि बनाते टाइम क्या उसका इंटेंशन था। एल यानी लेजिस्लेचर और इंटेंशन, ये देखते ही याद आ जाएगा। फिर है डेलीगेट नोट प्रोटेस्ट डेलीगेट, एक किसी व्यक्ति को शक्तियाँ दे दी गई है, अब वो उसको आगे प्रत्याभूत नहीं कर सकता। जिस व्यक्ति को शक्ति दी गई है वो उस शक्ति को आगे अन्य व्यक्ति को नहीं दे सकता जब तक कि कानून अनुमति ना दे।
डेलीगेट नेवर डेलीगेट्स, ऐसे याद रखना है। तो नो से हमें नेवर याद रखना है, डेलीगेट नेवर डेलीगेट, है ना। एक बार शक्ति दे दी तो उसे आगे और ट्रांसफ़र नहीं करना है। संविधान की जो 7वीं अनुसूची है, 7 शेड्यूल है, जिसमें लिस्ट दी गई है यूनियन की, सेंटर की, और उसकी व्याख्या कैसे करनी चाहिए, तो उसकी हमेशा लिबरल इंटरप्रिटेशन करना चाहिए, यानी जो उसका जिससे सभी को लाभ हो। फिर है पावर ऑफ रिपील। तो ये क्वेश्चन ऐसे था कि विधायिका अगर किसी कानून को बना सकती है तो लेजिस्लेशन के पास में ये पावर है कि वो उसको रिपील भी कर सकती है। तो जिस विधायिका को कानून बनाने की शक्ति है उसे उसको रिपील करने की या निरसन करने की भी शक्ति है, यानी इसे भविष्य में विधायिका को कोई बांध नहीं सकता। मेक लो ब्रेक रिपील, इसे हमें याद रखना है। अब जो क्वेश्चन हमने किए थे, अभी जो कॉन्सेप्ट किए थे उनके क्वेश्चंस देख लेते हैं। कीटन के अनुसार न्यायाधीशों का दोहरा कार्य है। प्रथम, विधायिका ने वास्तव में क्या कहा और वास्तव में उसका अर्थ क्या है, यह किसने कहा था, है ना। कीटन के निर्वचन, तो ये क्या है, कीटन थ्योरी ही कहते हैं इसको, हमने पढ़ लिया। यदि शब्दों का शाब्दिक अर्थ बेतुकी से निकलता है, यानी कोई अलग ही अर्थ निकलता है, तो कौन सा नियम अर्थ बदल सकता है अपने हिसाब से, तो कौन सा, गोल्डन रूल। यदि संविधि की भाषा एक से अधिक अर्थ निकलते हैं तो न्यायालय का प्रयास होना चाहिए कि सरकार के आशय का पता लगाए। ये किस नियम के पक्ष में कहा गया, तो ये कहा गया था विधायिका के आशय को जानना। फिर है डेलीगेट नॉन प्रोटेस्ट डेलीगेट, हमने याद किया था डेलीगेट नॉन, यानी एक बार डेलीगेट प्रत्यायोजित कर दी शक्ति किसी को, वो आगे प्रत्यायोजित नहीं कर सकता, तो वह उसे आगे प्रत्यायोजित नहीं कर सकता। फिर संविधान की 7वीं अनुसूची का निर्वचन किस प्रकार होना चाहिए, तो देखिए कठोरता से किया जाना चाहिए, नहीं। जो पीएनएस है, दांडिक जो विधि होती है, उसका निर्वचन कठोरता से किया जाता है, जबकि इसका हमेशा क्या होगा, इसमें ऑप्शन नहीं दे रखे हैं, तो उदारता से किया जाना चाहिए, बिल्कुल लिबरल इंटरप्रिटेशन किया जाना चाहिए। किसी विधायिका को किसी विषय पर विधि बनाने की शक्ति में क्या इंक्लूड है, निरसन करने की शक्ति भी शामिल है, उस विधि को निरसन करने की शक्ति भी शामिल है। फिर नेक्स्ट, ये हमने कर ही लिया, डेलीगेट नॉन प्रोटेस्ट डेलीगेट, जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार ही याद होगा, यानी जिस व्यक्ति को एक बार कोई शक्ति प्रत्यायोजित कर दी गई है वो आगे और प्रत्यायोजित नहीं करेंगे। याद ऐसे हम डीएनडी की तरह याद कर सकते हैं, डेलीगेट नॉन डेलीगेट। तो डीएनडी मतलब एक बार डीएनडी आप एक्टिवेट कर लेते हो फ़ोन में, तो उसके बाद ना तो किसी का कॉल मैसेज अलार्म कुछ नहीं होता, तो ऐसे याद कर सकते हैं डीएनडी। फिर ये इंपॉर्टेंट सारे नीमो, मोरिटस, प्रेजुमिटोर, मैटेरी, ये हम किस में पढ़ते हैं, डाइंग डिक्लेरेशन में भी पढ़ते हैं बीएसए में। नेमो, मोरिट्यूरस, प्रेजुमिटरी, मैनिटरी, यानी कैसे इसके वर्ड को कैसे तोड़ेंगे। निमो का मतलब होता है कोई भी व्यक्ति, नो पर्सन। मोरिट्यूरस का मतलब होता है मरने वाला व्यक्ति, और प्रेजुमिट्योर का मतलब होता है माना जाता है, और मेंटरी यानी झूठ बोलना। अगर ऐसे याद रहता है एक एक वर्ड तोड़ के तो वैसे कर सकते हो, वैसे ये तो इम्पोर्टेंट ही है, मतलब बहुत कॉमन है इम्पोर्टेंट से, मतलब कि मरता हुआ व्यक्ति झूठ नहीं बोलता, इस सिद्धांत को डाइंग डिक्लेरेशन में माना जाता है। तो नेमो, नियर डेथ, नो लाई, ऐसे याद रख लेंगे हम। फिर है स्पेस सक्सेशन, ये आपको अगर याद हो तो टीपीए में हम पढ़ते हैं सेक्शन 6 में कि जो संभावना है उसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, संभावना के अधिकार को। तो भविष्य में अगर उत्तराधिकार मिलने की संभावना है तो आप उसे नहीं कर सकते। तो स्पेस यानी सक्सेशन, ऐसे याद रखेंगे हम। सक्सेस की होप, होप प्रॉपर्टी नहीं है, वास्तव में होना चाहिए अधिकार, वास्तव में आपके हाथ में वो प्रॉपर्टी होनी चाहिए। इंजूरिया सीने डैमनम, इसका मतलब क्या होगा, यदि आपका लीगल राइट टूटा है तो वास्तव में नुकसान को साबित करने की आवश्यकता से नहीं है, यानी हानि, डैमेज के बिना भी विधिक अधिकार का उल्लंघन माना जा सकता है। इंजूरिया यानी कोई भी हानि हुई है आपको, और डैमम यानी डैमेज, ऐसे याद कर सकते हैं। तो अगर हानि, डैमेज के बिना भी विधिक अधिकार का उल्लंघन माना जा सकता है, इसका मतलब ये था इंजूरिया साइनम डेनम का जो लिटरल मीनिंग है वो ये इस कॉन्सेप्ट पे काम करता है
कि किसी के विधिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है लेकिन वास्तव में कोई नुकसान नहीं भी हुआ तो भी उसे रेमेडी मिलेगी। यानी राइट गया, डैमेज नोन, राइट टूटा लेकिन डैमेज नहीं हुआ, फिर भी आपको रेमेडी मिलेगी कि अगर हो जाता तो इस ग्राउंड पे मिलेगी। बाकी हमने पढ़ ही लिए। फिर है उबी जस इमी रेमेडियम, ये हम लिमिटेशन में पढ़ते ही हैं कि जहाँ विधिक अधिकार है वहाँ विधिक उपचार भी होगा ही होगा। तो याद कैसे रखना है, ये काफ़ी फेमस ही है, याद ही होती है। जस यानी जस्टिस, राइट और रेमेडी, यानी अगर अधिकार है तो उपचार भी है। उबी जैसे भी रेमेडियम, जहाँ अधिकार दिया गया है वहाँ विधि ने कोई ना कोई उपचार उसके लिए जरूर दिया है। ये थोड़ी सी अलग और नई हो सकती है। एक्स टर्पी कोजा नॉन ओरिटूर एक्टुओ, एक्शियो या एक्टियो, यानी अनैतिक, इलीगल और इमोरल या गंदे कार्य से कोई वाद, कोज ऑफ एक्शन अगर उत्पन्न नहीं होना चाहिए। कोर्ट अवैध या अनैतिक कार्य करने वालों की सहायता नहीं करती है। याद करने की याद, यानी टर्पी, टर्पी से याद रखेंगे। टर्पी और डर्टी की स्पेलिंग थोड़ी सी प्रोनाउंसिएशन सेम सा हो रहा है। टर्पी यानी डर्बी, यानी डर्टी अगर वर्क है तो वो कोज ऑफ एक्शन नहीं माना जाएगा। डर्टी वर्क नो हेल्प फ्रॉम कोर्ट, तो अगर डर्टी वर्क है तो कोर्ट कोई मदद नहीं कर सकता आपको। फिर है विस मेजर, विस मेजर का मतलब होता है एक्ट ऑफ गॉड, ईश्वरीय कृत्य को कहते हैं। ये जब हम जजमेंट राइटिंग लिखते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। विस मेजर यानी एक्ट ऑफ कोर्ट, जैसे भूकंप, बाढ़, तूफान, बिजली गिरना आदि, इन घटनाओं के लिए सामान्यतः व्यक्ति उत्तरदायी नहीं होता है। विस मेजर यानी गॉड्स एक्ट। विश, विश से याद रखेंगे हम, स्पेलिंग नहीं देखनी है, विश से याद रखेंगे हम, भगवान की जो विश है वो। फिर है इजिस डेम जेनरिस, इजिस डेम जेनरिस का मतलब होता है यदि कानून में पहले से कोई स्पेसिफिक शब्द दिए गए और बाद में सामान्य शब्द आते हैं तो सामान्य अर्थ शब्दों का अर्थ उन्हें विशिष्ट शब्दों तक सीमित रहेगा। यानी अगर दो तरह के शब्द हैं, एक शब्द है जिसका विशिष्ट अर्थ निकल रहा है, सामान्य अर्थ भी निकल रहा है, तो पहले विशिष्ट अर्थ को मान्यता दी जाएगी और उसके बाद में जनरल को मान्यता दी जाएगी। यानी स्पेसिफिक फर्स्ट, फिर जनरल और फिर सेम क्लास। जैसे पुस्तकी, पेन, पेंसिल और अन्य स्टेशनरी वस्तुएं, तो अन्य केवल स्टेशनरी वस्तुओं तक सीमित होगा, सब चीज़ों के लिए नहीं। तो इजिस्टम जेनरिस, ये क्वेश्चंस हैं। डैमनम साइन इंजूरिया का अर्थ क्या है? बिना विधिक अधिकार के केवल अगर नुकसान हो रहा है तो भी रेमेडी दी जा सकती है। उबी जस इमी रेमेडियम, यानी जहाँ अधिकार है वहाँ उपचार भी है। एक्स टर्पी कोजा नॉन ओरिटोर एक्शियो का अर्थ क्या है? अनैतिक कार्य के लिए वाद उत्पन्न नहीं किया जा सकता। विच मेजर का अर्थ है ईश्वरीय कृत्य। एजुस्टेम जेनरिस का सही अर्थ क्या है? एक ही प्रकार की वस्तुओं और शब्दों की व्याख्या करना। इस क्लास की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए टेलीग्राम पे मिल जाएगी। फिर पढ़ते हैं हिडन केस रूल क्या होता है। जब कोई कानून में कोई कमी होती है या कोई गलती हो जाती है तो कानून न्यायालय उस कमी को दूर करने वाले उद्देश्य के अनुसार कानून की व्याख्या करता है। ठीक है, यानी अगर कोई डिफेक्ट है तो रेमेडी उसके लिए दी जाती है। मिसचीफ को हटाना होगा और रेमेडी को आगे बढ़ाना होगा। कमी को दूर करो और उद्देश्य को पूरा करो, ये कहा जा सकता है। दूसरा है इजूस्डेम जेनरिस। इजूस्डेम जेनरिस का मतलब होता है यदि विशेष शब्दों के सामान्य शब्द आते हैं तो आपको सामान्य शब्दों का अर्थ नहीं, उन्हीं विशेष शब्दों के सामान्य वर्ग तक सीमित रहना होगा। हमने पढ़ा था पेन, पेंसिल, बुक और अन्य। तो अन्य का मतलब ये है कि सिर्फ स्टेशनरी की बात हो रही है, आप किसी और चीज़ के लिए उसको यूज़ नहीं कर सकते, यानी सेम काइंड रूल। फिर था एक्शियो नॉन डेटेर नॉन डेमनी फैक्टो, यानी जिसे कोई क्षति नहीं हुई है उसे मुकदमा करने का अधिकार नहीं है। जो व्यक्ति व्यथित होगा वो ही मुकदमा कर सकता है। नो डैमेज नो एक्शन। कुछ एक इसके एक्सेप्शन भी होते हैं जो हम सीपीसी में पढ़ लें, पब्लिक चैरिटी से रिलेटेड जो ऑफेंस होते हैं उनके लिए। फिर है क्यासस ओमिसस, यानी न्यायालय कानून में छूटी हुई किसी भी बात को नहीं जोड़ सकता। कानून बनाना न्यायालय का कार्य नहीं है, जैसा दिया है वैसा ही इंटरप्रिटेशन। कोर्ट का काम क्या है? इंटरप्रिटेशन करना। और कानून बनाने का काम किसका है? विधायक का। तो अगर कोई चीज़ ओमिट है, ओमिशन है, तो उसमें कोर्ट अपनी ओर से कोई चीज़ को एडिशन नहीं कर सकता, ऐड नहीं कर सकता। तो कोर्ट कैन नॉट फिल ओमिशंस, किसी भी लोप को फिल नहीं कर सकता। फिर एक क्वेश्चन,
किसने कहा संहिताकारी कानून का तात्पर्य किसी विशेष वस्तु पर संपूर्ण कानून की विस्तृत व्याख्या करना है, जिससे प्रथमकार द्वारा पूर्ववर्ती सभी विधिक प्रावधानों एवं विधियों से संबंधित सामान्य कानून के नियमों को सम्मिलित करने का प्रयास करना है। ऑप्शन ये थे लॉर्ड मैन्सफील्ड, मैक्स मूलर, सालमंड और बेनियन। यानी कॉन्सेप्ट क्या है? बेनियन के अनुसार संहिताकारी कानून का अर्थ है किसी विशेष विषय पर संपूर्ण कानून की विस्तृत व्याख्या करना, जिसमें पूर्ववर्ती विधि और सामान्य कानून के नियमों को भी शामिल किया जाए। यानी एक जैसे बिग इंटरप्रिटेशन ऑन एंटायर लॉ, पूरा एकदम विस्तृत वर्णन करना है संपूर्ण पूरे अधिनियम का, और उसका कोई भी पार्ट छोड़ना नहीं है। तो ये किसने कहा था? बेनियन ने कहा था। पूरा अधिनियम देखा जाएगा, पूर्ववर्ती जितनी भी विधियां शामिल होती है वो देखी जाएगी, और सामान्य कानून के नियम भी जोड़े जाएंगे। ये पर्पस ऑफ इंटरप्रिटेशन है, इंटरप्रिटेशन करने का पर्पस है। बेनियन कहे पूरे एंटायर कानून को, पहले के कानून को और कॉमन नियमों के सहित हमें याद करना है। फिर है नॉसिटर ए सॉसिस का अर्थ क्या है? सॉसिस यानी साथियों से जाने, किसी भी चीज़ का अर्थ उसके साथ जुड़ी हुई चीज़ों से जाना जाएगा। याद करना है, फ्रेंड्स बताएंगे मीनिंग, आपस में जुड़ी हुई है उन चीज़ों से जाना जाएगा। नेक्स्ट है यूटी रेस मैजिस वेलेट क्वाम पेरिएट, यानी कानून की व्याख्या ऐसी होनी चाहिए कि वो प्रभावी रहे, नष्ट ना हो। यानी सेव द लॉ, नष्ट नहीं करना, उसको बचाना है। फिर है पेरी मेटेरिया, यानी समान विषय और वस्तुओं के कानूनों को एक साथ पढ़ाना जाना चाहिए। सेम मैटर, साथ में तोलो, यानी सेम उनका प्रमाण निकालो ऐसे। अमेंडमेंट ऑफ लॉ का मतलब है कानून में परिवर्तन करना। पिथ एंड सब्सटेंस कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ते हैं कि कानून का वास्तविक सार पदार्थ देखना, रूप नहीं। गोल्डन रूल, व्याख्या का उद्देश्य क्या है? न्याय करना, ना कि कानून को नष्ट करना। फिर इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। विधि का निरसन, विधि दो तरीके से रिपील हो सकती है। एक तो एक्सप्रेस रिपील, सीधे सीधे शब्द और अर्थ में लिखा हो कि पुराना कानून रिपील कर दिया गया है। एक होता है इम्प्लाइड रिपील, यानी नया कानून पुराने से टकराएगा तो पुराना अपने आप ही निरस्त हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। दूसरा है हारमोनियस कंस्ट्रक्शन, यानी सामंजस्यपूर्ण अर्थान्वयन। यदि किसी अधिनियम की दो धाराएं आपस में टकराती है तो व्याख्या करें कि दोनों धाराओं का महत्व बना रहे, उन्हें साथ साथ लागू किया जा सके। व्याख्या की कब आवश्यकता नहीं है? नो नीड ऑफ इंटरप्रिटेशन, यदि विधायिका का आशय स्पष्ट है तो व्याख्या की आवश्यकता नहीं है। क्लियर अगर लो कह रहा है तो फिर इंटरप्रिटेशन की आवश्यकता नहीं है। लैटिन मैक्सिम है सेनेंटिया लेजिस, यानी विधानमंडल की मंशा, इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेचर कानून की व्याख्या का मुख्य आधार है। सेंटेंस पढ़ो और मंशा को समझो। फिर ये हमने कर ही लिया। लिटरल रूल क्या होता है? कानून के शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता, जैसा लिखा है वैसा ही लागू होगा। लिटरल यानी लेटर बदले नहीं जाते। फिर है नोसिटर सोसिस, ये हमने कर ही लिया कि संविधि के शब्दों में बदलाव नहीं किया जा सकता। ए वर्ड इज नोन बाय द कंपनी इट कीप्स, अर्थात यदि किसी शब्द का अर्थ स्पष्ट नहीं है तो उसके साथ में जो अन्य शब्द हैं उनको जोड़कर अर्थ निकाला जा सकता है। जैसे कानून में अगर कार, बस, ट्रक एंड अदर व्हीकल लिखा है तो अदर व्हीकल का अर्थ है उसी प्रकार के सभी व्हीकल जो सड़क वाहनों से लगाया जाएगा। फिर है निर्णय का कौन सा भाग पूर्व उदाहरण प्रेसिडेंट स्थापित करता है, कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ते हैं, जिसका पालन निचली अदालतों को करना ही होगा। कौन सा है? रेशियो डिसेंडाई। रेशियो डिसेंडाई यानी वह कानून सिद्धांत या लीगल प्रिंसिपल है जिसके आधार पर न्यायालय ने निर्णय दिया है, और ये बाइंडिंग प्रेसिडेंस होता है, यानी उसका भाग होता है, ये बाइंडिंग होता है सभी न्यायालयों के ऊपर। एक इसमें ऑबिटर डिक्टा भी होता है, जो न्यायाधीश अतिरिक्त टिप्पणी करते हैं जजमेंट के दौरान, वो उसका भाग नहीं होता है और मानने के लिए बाउंड भी नहीं है। लेकिन रेशियो डिसेंडाई जो है वो बाध्यकारी होता है, सभी कोर्ट के द्वारा इसे माना जाएगा। नेक्स्ट है ए वर्बिस लेजिस नॉन इस्ट रिसेंडम, इसका अर्थ क्या है? संविधि के शब्दों में बदलाव नहीं किया जा सकता। कैसे? इस लैटिन सूत्र का आशय है जब कोई भी अधिनियम पहले से ही स्पष्ट हो तो न्यायालय को वही अर्थ लेना चाहिए,
और उनके शब्दों में परिवर्तन करने या विस्तार करने का अधिकार उनको नहीं है। वर्बिस का मतलब क्या होता है? वर्ड्स। लेजिस यानी लो, तो नो इस्ट रिसेंडम, कैन नॉट डिपार्ट यानी उसको हटाया नहीं जा सकता। कानून के शब्दों से हटाना या उनमें परिवर्तन करना नहीं करना है, तो लो के वर्ड को चेंज नहीं करना है। वर्बिस से हमें याद रखेंगे वर्ड टू वर्ड। नेक्स्ट है काउंटर आर्ग्यूमेंट किसका भाग है? निर्वचन में सहायक नहीं, निर्वचन के लिए आंतरिक सहायता, निर्वचन के लिए बाहरी सहायता, निर्वचन के लिए आंतरिक और बाहरी। तो ये है निर्वचन के लिए बाहरी सहायता। कैसे याद रखना है? जब किसी विधि के शब्द स्पष्ट नहीं हों और उनमें अगर कोई संदेह होता है तो न्यायालय बाहरी स्रोतों से सहायता लेता है। उनको क्या कहते हैं? एक्सटर्नल एड। एक इंटरनल एड होता है और एक एक्सटर्नल। तो इनके क्वेश्चन भी आते हैं कि एक्सटर्नल में कौन कौन, जैसे लॉ कमीशन की रिपोर्ट, कमेटी की रिपोर्ट, डिक्शनरीज, फॉरेन जजमेंट, ये सब एक्सटर्नल एड में इंक्लूड होते हैं। फिर है सामान्य कथन विशेष कथन का अपवर्जन नहीं करते। यह सिद्धांत किस लैटिन मैक्सिम पर है? तो किस पर है? जनरेलिया स्पेसिलिबस नॉन डेरोगेंट, यानी एक विषय पर दो कानून हो सकते हैं, एक जनरल रूल हो सकता है, एक स्पेशल रूल हो सकता है। तो हमेशा प्रायोरिटी किसको देनी है? विशेष कानून को प्रायोरिटी देनी है। तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि वो सामान्य कानून जो है, जनरल लॉ है, वो प्रभावी नहीं है, वो भी प्रभावी होगा, लेकिन स्पेशल लॉ हमेशा ओवरराइड करेगा जनरल लॉ को, जैसे पोक्सो ओवरराइड करेगा पीएनएस को, वैसे ही। आज के लास्ट क्वेश्चन, प्रो बोनो पब्लिको। प्रो बोनो पब्लिको का मतलब क्या होता है? जनहित में, जो जनहित में है। उबिजस इमी रेमेडियन, जहाँ अधिकार है वहाँ उपचार भी है। पेरीमेटिया हमने पढ़ा, समान विषय वस्तु को ही देखा जाना चाहिए। रेस जूडिकाटा, बढ़ते हैं सीपीसी में, जज ने पहले से जो डिसाइड किया पूर्व न्याय को ही सही माना जाएगा। रेस इंटेग्रा क्या होता है? रेस इंटेग्रा यानी कोई अनछुआ पहलू, ऐसा मामला जिस पर अभी तक किसी न्यायालय ने कोई निर्णय नहीं दिया गया, बिल्कुल अनसेटल्ड क्वेश्चन है। तो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग। और इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक से मिल जाएगी, तो अभी ज्वाइन करें।